मापन, मूल्यांकन और आकलन। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, उसे हम देख लेते हैं आज। क्या होता है मेजरमेंट, असेसमेंट और क्या है इवैल्यूएशन। ठीक, तो सबसे पहला क्या है मापन देखते हैं, मेजरमेंट देखते हैं। मापन नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता निर्धारित करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, जो मात्रात्मक पहलू होती है, क्या होती है, जो मात्रात्मक पहलू होते हैं। मात्रा मतलब क्या, 1 2 3 4 जो भी है ना, जो भी नंबर देता है मात्रा के अनुसार होता है, उसी अनुसार क्या है। सेकंड क्या है आकलन देखेंगे, असेसमेंट देखेंगे। ठीक है, कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, किसी बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। जो क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो भी त्रुटियां करती, जो भी बच्चे गलतियां करते हैं उनको क्या है सुधारने का प्रयास करते हैं आकलन के थ्रू। ठीक है, कि जैसे हम आगे देखेंगे, आगे उनके प्रकार में देखेंगे जो से कैसे सुधार करेगा। आकलन का 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है क्या होता है रचनात्मक आकलन होता है, और दूसरा क्या है योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और क्या है समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्या है। ठीक है, ये क्या होता है पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन है। ठीक है, इसमें क्या होता है जब किसी टीचर क्या करता है किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे क्या है सूर्य के बारे में पढ़ा रहा है, तो सूर्य के बारे में पढ़ा रहा है, यहाँ से विटामिन डी प्राप्त होते हैं, यहाँ ऊर्जा की सोर्स है। तो बीच में क्या करता है बच्चे से क्वेश्चन करता है कि जो बच्चे है उनका ध्यान केंद्रित है कि नहीं, कोई जो बता रहा हूँ वो पढ़ रहा है कि नहीं, अच्छे से ग्रहण कर रहा है कि नहीं, वो जांचने के लिए क्या करते हैं आकलन करते हैं, रचनात्मक आकलन करते हैं। ठीक है, तो बीच में क्वेश्चन किया, पढ़ाते समय बीच में क्वेश्चन किया, तो क्या है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, जो यह बच्चा के बारे में जानना और बेस्ट आकलन का तरीका होता है। ठीक है, जब बच्चा इसमें त्रुटि करता है क्या होता है उसमें सुधारात्मक उसे सुधार करता है, किसमें करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। ठीक है, इसी अनुसार क्या है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन वह आकलन है जो साल के अंत में किए जाने वाला आकलन होता है, वो क्या कहलाता है योगात्मक आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे अपना क्या है टेस्ट ले लिए, अर्धवार्षिक पेपर ले लिए, और क्या है अपना वार्षिक पेपर ले लिए, सेमेस्टर पेपर ले लिए, ये किनका उदाहरण है समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। ठीक है, इस अनुसार इसमें जो असेसमेंट है उसमें एक मोस्ट एमपी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है सीखने का आकलन होता है। ठीक है, सीखने का आकलन मतलब क्या है जो साल के अंत में होता है। सीखने का आकलन मतलब जो पढ़ चुका है उसके बाद सीखने का आकलन कितना सीखा है उनका आकलन करना होता है। मतलब क्या है कि इसे याद रखने के लिए समेटिव असेसमेंट। ठीक है, योगात्मक आकलन क्या किसके अंतर्गत होता है सीखने के आकलन के अंतर्गत होता है। उसी अनुसार क्या है सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए आकलन के लिए बोल रहा है मतलब क्या है पढ़ाई के दौरान जो टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो करेगा। ठीक है, वो किस में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। किस में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किस में होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगा। ठीक है, उसी अनुसार क्या है असेसमेंट एस लर्निंग सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में मतलब अपने स्वयं को ले लीजिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, स्व आकलन होता है। ठीक है, जो अपने आप को आकलन करते हैं कि जैसे कोई तैयारी कर रहा है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी का तैयारी कर रहा है, कोई भी जॉब का तैयारी कर रहा है, तो अपने आप को दोस्त को क्वेश्चन दे देगा और अपने आप को क्वेश्चन करने बोलेगा। ठीक है, उसके बाद आंसर देंगे, वो अपने आप को आकलन करेगा। ठीक है, स्व आकलन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है मूल्यांकन देखेंगे, इवेल्युएशन देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है मूल्यांकन क्या होता है किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंधित सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, यह क्या है मात्रात्मक की एवं क्या हो सकती है गुणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे CCE के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, CCE क्या होता है सतत व्यापक और मूल्यांकन होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार क्या होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसमें क्या है मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। और क्या होता है जो
शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए अवधि पर जोर देता है। तो क्या होता है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, शैक्षिक मतलब क्या है, जो एकेडमिक होता है उनसे हम सीखते हैं, उसे क्या है शैक्षिक बोलेंगे। और गैर शैक्षिक बोलेंगे, गैर शैक्षिक जो हम कि सांस्कृतिक खेल कूद करते हैं वो क्या होगा, गैर शैक्षिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या देखेंगे, जो व्यापक मूल्यांकन देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन देखेंगे ये क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन क्या होता है, दो प्रकार के होता है। कौन सा होता है, शैक्षिक होता है, स्कॉलास्टिक होता है, और क्या होता है, स्कॉलास्टिक होता है, और क्या होता है सह शैक्षिक मतलब को स्कॉलास्टिक होता है। ठीक है, को स्कॉलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो एकेडमिक होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, जिसमें क्या है संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास कौन कौन से विकास होगा, इसमें मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, और क्या होगा सामाजिक विकास होगा, एक साथ होगा। ठीक है, तथा सह शैक्षिक क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉन एकेडमिक बोलते हैं। जैसे सांस्कृतिक का सांस्कृतिक विभाग को ले लिया, खेल कूद ले लिया, स्पोर्ट को ले लेते हैं, उससे विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं, सह शैक्षिक विकास बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो असेसमेंट और क्या है इवैल्यूएशन है। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन में जो अंतर है देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इसमें। इसमें क्या है, मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। क्या है, पठन पाठन का अभिन्न हिस्सा है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति का तथा अधिगम का मापन करना होता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों जैसे क्या है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार की निर्णय ली जाती है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, आकलन की प्रक्रिया कब होती है, मूल्यांकन करने के लिए होती है। तथा आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है तथा और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ मूल्यों का अंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, आकलन के बाद मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, देख लेते हैं कि मूल्यांकन की क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, जैसे वैधता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात को परीक्षण करते हैं जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ठीक है, जैसे कि क्या, उसी के बारे में जानना चाहेगा। जैसे आप सीटेट के पेपर दिलाओगे तो किसके बारे में जानना चाहोगे, कि सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, तो इस टाइप के जो परीक्षण में ध्यान दोगे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वैधता कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, विश्वसनीयता। सेकंड क्या है, विश्वसनीयता है। ठीक है, सेकंड क्या है, पहला वैधता हुआ, सेकंड क्या है, विश्वसनीयता हुआ। ठीक है, इसमें विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में भी किसी प्रश्न परीक्षण एवं परीक्षा के उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का उत्तर होगा, इसे क्या कहलाते हैं, मापन विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा 150 में 150 नंबर ला लिया। ठीक है, 150 में 150 नंबर ला लिया, तो एक बच्चा क्या करेगा कि ये 150 में 150 नंबर कैसे ला सकता है, तो इसके लिए जो बच्चा 150 में 150 नंबर लाया उनके लिए क्या करेगा, बैठक बुलाएगा और बैठक में क्या कंक्लूजन निकलेगा कि वो बच्चा 150 में 150 ही नंबर है, वो एक बार, दो बार, 100 बार, 500 बार, कोई बार भी उसे चेक करें, वो 150 में 150 ही नंबर आएगा, तो वो विश्वसनीयता होता है। ठीक है, उसी अनुसार क्या है, व्यवहारिकता। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय एवं प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिक की कुशल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ। जिस मूल्यांकन एक ही प्रकार उत्तर हो, उसे परीक्षक को प्रभाव न हो, उसे क्या कहते हैं, व्यापकता। इसमें सारे गुण का मापन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या होता है, जो बच्चों के जो क्या है, जो बच्चों की प्रगति होती है, बच्चों की प्रगति है, कमियां हैं, उसमें क्या होता है,
एक फाइल में क्या होता है, एक फाइल में पूरा संक्षिप्त में होता है, ठीक है, उनका पूरा डिटेल संक्षिप्त में होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रहण होता है, ठीक है। इसमें बच्चों की उपस्थिति, उपलब्धियां, प्रगति एवं कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारियां आदि। बच्चों की पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा क्या है, एक बच्चा पहली में है, ठीक है, एक बच्चा पहली में अब सेकंड क्लास में जाता है, तो सेकंड क्लास में जाता है तो उनके बच्चों को, टीचर को कैसे पता होगा कि बच्चे का व्यवहार कैसे है, उनकी प्रगति कैसी है, उनकी कमियां कैसी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पोर्टफोलियो के माध्यम से उनकी उपलब्धि होती है, प्रगति होती है, कमियां होती है, उनको बताते हैं, एक फाइल में रखते हैं। तब क्या करते हैं, जब सेकंड स्टैंडर्ड में आता है तो वहाँ के टीचर देखते हैं, तो उनकी उपलब्धि, प्रगति, कमियों को देखते हैं, उनके अनुसार उसको क्या करते हैं, शिक्षा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक पोर्टफोलियो की तरह होता है रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है हम देख लेते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है और क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें बच्चों की सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे क्या है, बिहेवियर का है, स्किल का है, एप्टीट्यूड का, जो रवैया होता है, बच्चों का रवैया होता है, उनका क्या है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तथा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड किसे बोलते हैं, इसमें बच्चों के क्लास संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्लास संबंधित रिकॉर्ड जैसे कि क्या है, एकेडमिक है, अटेंडेंस है, जो अचीवमेंट पाई जाती है, उपलब्धि पाई जाती है, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों में जो क्या है, संज्ञानात्मक और संवेग और क्या है, माइंड मैपिंग होती है, उसे देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, कोग्निशन, इमोशन एवं माइंड मैपिंग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, कोग्निशन, ठीक है। कोग्निशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, आदि ही क्या है, संज्ञान होती है, ठीक है। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे कि क्या है, कल्पना है, चिंता है, तर्क है आदि, ठीक है। अब कोई भी बच्चा संज्ञान करेगा तो परिकल्पना तो बनेगा, चिंता नहीं बनेगा, तर्क करने लगेगा, ठीक है। तो हम जो संज्ञानात्मक विकास के चरण को देखते हैं, कौन कौन से चरण दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अवधान और अटेंशन, ठीक है। अटेंशन देखेंगे, इसमें क्या होता है, संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है, अटेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, मेमोरी का यूज़ करते हैं। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीज़ों को देखता है, अटेंशन कर लेता है, तो क्या होता है, उसके संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा करने लगता है, अपने मेमोरी में बसाने लगता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट वेरी आईएमपी डाल देना, वेरी आईएमपी डाल देना, मेटाकोग्निशन, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो मेटाकोग्निशन क्या होता है, मेटाकोग्निशन इसमें सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय में सही सूचना को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। मेटाकोग्निशन मोस्ट आईएमपी, ठीक है, इसे बार रिपीट करता है, इसे देख ही लीजिएगा, ठीक है। इसमें सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर क्या करता है, सही सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, माइंड मैपिंग देखेंगे, ठीक है। माइंड मैपिंग क्या होता है, इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। अब कॉन्सेप्ट बनाएं, अब उसको जानेंगे, जैसे कि क्या है, कौआ बोले या क्या बोले, कौआ बोले या पानी बोले, ठीक है। तो हमारे माइंड मैपिंग में क्या करेंगे, उनका चित्र बनाएंगे। अब कौआ होता है तो कैसा होता है, तो हम चित्र बनाएंगे, किसके द्वारा बनाएंगे, मन मानचित्र के अनुसार बनाएंगे, माइंड मैपिंग के द्वारा बनाएंगे कि कौआ काला होता है, काँव काँव करता है, ऐसा चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं, इसमें मन की क्रियाशीलता का रिसर्च होता है, ठीक है, रिसर्च बोलते हैं, क्रियाशीलता का अनुसंधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने मन के क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे संवेग देखेंगे, इमोशन देखेंगे। वे स्थिति होते हैं जिसमें क्या है, व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसके संयोगों का प्रकार देखेंगे, संयोगों का प्रकार देखेंगे,
मैकडूगल के अनुसार देखेंगे, मैकडूगल को संवेग के जनक भी कहा जाता है। किसके जनक कहा जाता है? जो इमोशन है उनके जनक बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मैकडूगल को बोलते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखना, मैकडूगल को बोलते हैं। इन्होंने कई प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताई है जो संवेग से जुड़ी होती है। ठीक है, आइए हम देखेंगे संवेग के प्रकार देखेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन करते हैं सी टेट में कि जैसे मूल प्रवृत्ति दे दिया होगा, तो मूल प्रवृत्ति दिया होगा तो उसके संबंधित संवेग, उसके संबंधित जो इमोशन है, ठीक है, कैसे इमोशन होता है, कैसे क्या होता है उसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पलायन है। ठीक है, पलायन मतलब क्या है? पलायन का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, तो पलायन करते हैं तो क्या होता है? पलायन करते हैं क्या होता है? अचानक से आप शेर देख लीजिए, शेर देखिए तो क्या होगे? डर जाओगे, फियर हो जाओगे। ठीक है, तो पलायन के संबंधित क्या होगा? भय होगा। ठीक है, पलायन का मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन, तो संबंधित सभी क्या होगा? भय होगा। ठीक है, उसी अनुसार क्या है? युत्सा का क्या है? इसे क्या बोलते हैं? कॉम्बैट बोलते हैं। इसका इसके संबंधित संवेग है वो क्या होता है? क्रोध होता है। युत्सा का संबंधित संवेग क्या है? क्रोध है। इस अनुसार क्या है? निर्वृत्ति का संवेग का क्या है? घृणा। निर्वृत्ति से क्या होता है? घृणा होती है। ठीक है, तथा जिज्ञासा, मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा हो तो क्या होगा? जब बच्चा जिज्ञासा हो तो क्या होता है? इसके संबंधित संवेग क्या होता है? आश्चर्य होता है। ठीक है, तथा शिशु रक्षा होती है। जब पेरेंटल होता है मूल प्रवृत्तियाँ तो क्या होता है? पेरेंट क्या करते हैं? अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वात्सल्य होते हैं। ठीक है, अपने बच्चे को लव करते हैं, तो लव संबंधित क्या होगा? संवेग उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी अनुसार क्या है? शरणागति किससे होगा? विषाद संवेग करेगा। ठीक है, विषाद ये इमोशन दिखाएगा। इसके बाद क्या है? रचनात्मक में क्या होता है? जब रचनात्मक मूल प्रवृत्ति होते हैं तो किसके संबंधित संवेग क्या होता है? सृजनात्मकता की भावना, फीलिंग ऑफ क्या होता है? क्रिएटिवनेस होता है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे संचय प्रवृत्ति देखते हैं। क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं, सीखना। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब क्या है? सीखना, अर्जन करना। ठीक है, तो संचय प्रवृत्ति होती है तो इसके संबंधित जो संवेग उत्पन्न होती है तो क्या होती है? स्वामित्व की भाव होती है। ठीक है, स्वामित्व की भाव होती है। इसी अनुसार क्या है? सामूहिकता में क्या होता है? इनके संबंधित संवेग क्या होता है? एकीकरण होता है। क्या होता है? एकाकीपन होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मूल प्रवृत्ति क्या है? काम सेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या है? जो अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसके संबंधित संवेग होगा उस क्या होगा? कामुकता होगा, लस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आत्मगौरव, सेल्फ एसर्शन के लिए करेगा, उसे क्या बोल देंगे? श्रेष्ठता की भावना। क्या है? पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होगा। ठीक है, इसके बाद दैन्य होगा। दैन्य के क्या है? आत्महीनता। क्या है? आत्महीनता, निगेटिव। ठीक है, दैन्य मतलब क्या है? दानव। ठीक है, दानव क्या होता है? दुष्ट होता है। ठीक है, तो क्या है? निगेटिव सेल्फ फीलिंग होगा। ठीक है, आत्महीनता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? भोजन अन्वेषण। जब भोजन अन्वेषण क्या है? मूल प्रवृत्ति है। फूड सीकिंग क्या है? मूल प्रवृत्ति है, तो क्या होगा? इसके संबंधित जो संवेग होगा तो भोजन के संबंधित क्या होगा? हमें भूख लगेगा, भूख संवेग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? हास का मतलब क्या है? लाफ्टर, हंसी। ठीक है, इसके संबंधित क्या है? संवेग क्या होगा? आमोद होगा। क्या होगा? आमोद होगा। तो ये सभी संवेग के प्रकार इसे याद रखना। ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोटिवेशन देखते हैं। ठीक है, मोटिवेशन देखेंगे। मोटिवेशन क्या होता है? मतलब क्या है? अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। ठीक है, लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जैसे क्या है? पेपर पास करने के लिए बच्चे को शक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शक्ति लगाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द के मूवर और क्या है? मोटम से हुआ है। ठीक है, मोटम से बना है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या है? इंटरनल मोटिवेशन होता है और क्या होता है? एक्सटर्नल
क्या होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। क्या होता है इंटरनल होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है एक्सटर्नल मोटिवेशन देखेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा देखेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरित होता है और वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है, ठीक है, वो क्या है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है, कि वो अपने आप को टीचर बनना चाहता है, उनका गोल है कि टीचर बनूं, तो वो क्या है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। इसी अनुसार क्या है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा देखेंगे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों द्वारा अभिप्रेरित होता है तो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे कि क्या है कोई भी बच्चा होता है उनकी सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे क्या है पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना, इस तरह होगा तो क्या होगा ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, ठीक है। इसी अनुसार क्या है इसी अनुसार हम देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल होती है, ठीक है, मोटिवेशन की प्रिंसिपल होती है वो क्या होता है, किसके अनुसार देखेंगे मैस्लो के अनुसार, जो मैस्लो ने बताया, ठीक है, जो 5 प्रकार की जो प्रिंसिपल बताया, सिद्धांत बताया, उसे हम देखेंगे वेरी वेरी IMP, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है मैस्लो हेरेसी नीड थ्योरी क्या है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम एच मैस्लो 1968 से 1970 में अब्राहम एच मैस्लो थे। कौन थे? अब्राहम एच मैस्लो थे, ठीक है। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आवश्यकता होती है? दैहिक आवश्यकता होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे दैहिक आवश्यकता, जैसे भूख प्यास ऐसा होता है। दैहिक आवश्यकता होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है हमें सुरक्षा की मांग होती है। अब भूख कंप्लीट हुआ उसके बाद सुरक्षा की मांग हुआ, उसके बाद क्या है आत्मीयता की आवश्यकता, ठीक है। अब आत्मीयता की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या चाहिए इंसान को? क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, तो सम्मान की आवश्यकता होती है। चौथा क्या है सम्मान की आवश्यकता हुआ। उसके बाद क्या है आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। सम्मान मिल गया, सब चीज़ मिल गया, उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे इसमें देखेंगे वो इस तरह है, ठीक है। मैस्लो के अनुसार इस तरह प्रगति पे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है शारीरिक जरूरत, ठीक है, दैहिक जो आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें क्या है भूख प्यास सोना एवं सेक्स आदि की ज़रूरत होती है, ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड में क्या होता है सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे शारीरिक है, नौकरी है, संसाधन, स्वास्थ्य है, प्रॉपर्टी आदि की ज़रूरत होती है, ठीक है। तीसरा क्या है तदात्मिकता एवं संबंध होती है, ठीक है, जैसे अपने को क्या चाहिए दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि की आवश्यकता होती है। अब ये मिल गया हमें, भूख प्यास की सब चीज़ मिल गया, उसके बाद हमें नौकरी भी जॉब भी मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए दोस्त परिवार जीवन साथी सब मिल गया। इसके बाद क्या चाहिए आत्मसम्मान चाहिए कि स्व आत्मा उपलब्धि है, दूसरों की सम्मान और दूसरों के सम्मान आदि, दूसरों से सम्मान आदि, ठीक है, तो ये चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्व प्रत्यक्षीकरण देखेंगे, ठीक है, समरूप निवारण स्थानांतरण ऐसे देखते हैं, भेदभाव से परे लक्ष्यों में स्वीकार करना आदि, ठीक है, इस तरह हम देखते हैं। तो ये क्या है मैस्लो का सिद्धांत है, तो वेरी वेरी IMP है, ठीक है। तो सभी जो सिद्धांत है जो आवश्यकता है उसे देख लेना। सबसे पहला क्या है दैहिक आवश्यकता होती है, उसके बाद सुरक्षा की मांग होती है। अब दैहिक आवश्यकता पूरी होती है, भूख प्यास पूरी होती है, तो अब सुरक्षा की मांग होती है। उसके बाद क्या है आत्मीयता की आवश्यकता होती है, अपने को परिवार के दोस्त की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है अब दोस्त परिवार पत्नी मिल गया, उसके बाद क्या है मान सम्मान की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यू देखते हैं। सेकंड क्या है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब सेकंड क्या है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देखेंगे। यह सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत देखेंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी देखेंगे। यह सिद्धांत डेविड मैकलीलैंड ने दिया था। यह चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्यों को संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा से उपलब्धि का अभिप्रेरणा है। जैसे क्या है सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना
करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। ठीक है, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी क्या होता है। यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया है था। ठीक है, इसके अनुसार हमारे बच्चा मेंटली एवं फिजिकली रूप से क्या होता है, स्वस्थ है, तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। लेकिन अगर वह बच्चा अस्वस्थ है, बीमार है, तो वह क्या करेगा, वह कार्य करने में क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, इसी अनुसार है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत से प्रतिपादक क्या किसने किया है, बाउल्स और किसने, कॉफमैन ने थे। ठीक है, कौन थे, बाउल्स और कॉफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बाहरी उद्दीपक को प्रेरित होकर काम करता है। ठीक है, इसी अनुसार नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, क्षेत्रीय सिद्धांत है। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मोटिवेशन का साइकिल देखते हैं, मोटिवेशनल का साइकिल देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमें क्या होता है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या, हम अभिप्रेरणा के लिए अंतनोद या प्रबल प्रेरणा की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है, उसमें उत्तेजना की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपने गोल डायरेक्शन के अनुसार, बिहेवियर के अनुसार होता है, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होता है। उसके बाद क्या है, हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अब उपलब्धि प्राप्त हो गया तो क्या होगा, उत्तेजना की कमी होगी। ठीक है, जैसे क्या है, आपको भूख लगी है, आपको क्या खाना है, रोटी खाना है, पराठा खाना है। ठीक है, तो रोटी खाना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या है, आप आवश्यकता क्या क्या लगता है, रोटी बनाने के लिए क्या लगेगा, आपको अच्छी सब्जी खाने के लिए क्या लगेगा, तो रोटी बनाने के लिए क्या लगेगा, आटा लगेगा, देखोगे, पानी लगेगा, नमक लगेगा, ये देखोगे। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या है, उसको पाने के लिए क्या है, प्रबल प्रेरणा की ज़रूरत होगी। ठीक है, प्रबल प्रेरणा होगी, उसके बाद उसमें उत्तेजना बढ़ेगी। उसके बाद अब गोल सेट किए, उसमें क्या करोगे, उनमें व्यवहार करोगे, उनको बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, उसे प्राप्त करोगे, बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, उपलब्धि, अचीवमेंट करोगे, मतलब उसे प्राप्त करोगे। अब खा लिए, प्राप्त कर लिए, तो क्या होगा, वो उत्तेजना की कमी होगी। ठीक है, पेट भर गया तो उत्तेजना कम होने लगेगा। ठीक है, तो यही बताया है। सबसे पहले क्या होता है, आवश्यकता होती है। उसके बाद अंतर्नोद मतलब क्या है, प्रबल प्रेरणा मिलती है। प्रबल प्रेरणा के साथ क्या है, उत्तेजना बढ़ती है। अब उत्तेजना बढ़ा तो क्या हुआ, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होगा। उसके बाद व्यवहार होने के साथ क्या होगा, हमें उपलब्धियाँ मिलेगी। ठीक है, अब उपलब्धि मिल गई, जॉब मिल गया, तो क्या होगा, उत्तेजना में कमी होती जाएगी। ठीक है, ये क्या है, मोटिवेशनल का साइकिल है, इसे भी याद रखे रहना, मोस्ट IMP है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भाषा और चिंतन देखेंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, भाषा और विचार के गहरा संबंध होता है तथा भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का एक अच्छा साधन होता है। ठीक, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। सबसे पहला क्या है, ओरल टाइप देखते हैं, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बोलकर अपने क्या है, विचारों का आदान प्रदान क्या है, ओरल है, मौखिक है। ठीक है, उसी अनुसार सेकंड क्या है, सेकंड है लिखित। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अपने विचारों को लिख कर एक से दूसरे तक क्या है, पहुंचाना क्या है, लिखित है, रिटन है। ठीक है, रिटन लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है, संकेतिक, क्या है, संकेतिक। ठीक है, संकेतिक सिंबल साइन करके दिखाते हैं, जैसे कि संकेत, प्रतीक या चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संकेतिक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाषा का स्वभाव एवं उनके क्रम देखेंगे। ठीक है, कि भाषा के स्वभाव क्या होते हैं, उनके क्रम के क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक होता है और क्या होता है, ग्रहणात्मक होता है। तो अभिव्यक्तात्मक में क्या होता है, जैसे अभिव्यक्तात्मक में मैं हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करके पढ़ा रहा हूँ, बोल कर पढ़ा रहा हूँ और क्या करके, लिख कर पढ़ा रहा हूँ। क्या करके पढ़ा रहा हूँ, बोल कर पढ़ा रहा हूँ और क्या करके पढ़ा रहा हूँ, लिख कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, अभिव्यक्तात्मकता हो गया। ठीक है, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। ठीक, उसी
अनुसार ग्रहणात्मक क्या होगा, ग्रहणात्मक क्या कर रहे हो आप लोग हो, ग्रहणात्मक क्या हो आप लोग हो, सुन रहे हो क्या कर रहे हो, सुन रहे हो और क्या कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो ये क्या है ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम में देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक क्रम में क्या है, LSRW। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, लिसनिंग होगा, उसके बाद स्पीकिंग होगा, रीडिंग होगा, राइटिंग होगा। ठीक है, किसके अनुसार, मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार। ठीक है, और मॉन्टेसरी के अनुसार क्या है, मॉन्टेसरी के अनुसार सबसे पहला क्या है, LSWR। क्या है, LSWR मतलब सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद क्या करता है बच्चा, लिखेगा, उसके बाद क्या करते हैं बच्चा पढ़ता है। ठीक है, ये क्या है मॉन्टेसरी के अनुसार। ठीक है, अब इसी अनुसार देखते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी, किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो भाषा विकास का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है हम देखने हैं। परिपक्वता का सिद्धांत सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, परिपक्वता का अभिप्राय है कि स्वरों का नियंत्रण होना, जैसे बोलने से जीभ, गला, तालु, ओंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं, अच्छा नियंत्रण होता है। यह अभिव्यक्ति यानी विचारों को आदान करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्या है, सेकंड है वही हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को जोड़कर बताना। क्या है, अनुबंध मतलब क्या है, किसी वस्तु को जोड़कर बताना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जीवानी मूर्त वस्तु मतलब जो दिखाई दे सके उसे जोड़कर दी जाती है, जिससे यदि बच्चा को किसी चीज़ की या वस्तु की दिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, जैसे आपके सामने क्या है, अनुबंध मतलब क्या है, जैसे आपको पानी प्यास लगी, ठीक है, तो पानी बोलेगा और दिखाएगा कि जल है, ये पानी है। ठीक है, पानी भी दिखाएगा और ये आपको सामने रखेगा, तो आप क्या करोगे कि जो ये दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो ये अनुबंध का सिद्धांत हो गया। उसी अनुसार क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक अपने परिवारजनों एवं साथियों की भाषा को अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, नोम चॉम्स्की की भाषा का सिद्धांत दिया है। नोम चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते हैं। क्या मानते हैं, जन्मजात मानते हैं, अर्थात बच्चे की सीखने की क्षमता उनके साथ पैदा होती है, जैसे क्या है, रोना, संकेतिक आदि। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जो भाषा के रूप होते हैं, भाषा के भाग होते हैं, देखेंगे। पार्ट ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। पार्ट ऑफ लैंग्वेज सबसे पहला क्या है, फोनिम्स है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, तो इसे भी देखना। ठीक है, कि फोनिम्स क्या होता है, क्या है, स्वनिम्स क्या होता है। फोनिम्स क्या होता है, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता, स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। ये क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी क्या होता है, वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होती है, जैसे कि आ, का, पा, भा, मा, ये। ठीक, उसी अनुसार क्या है, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होते हैं, मॉर्फीम वह शब्द होता है, शब्द का छोटा रूप होता है, क्या कहलाता है, रूपीम कहलाता है, मॉर्फीम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पेन, कॉपी, राम, श्याम। ठीक, बुक, इस तरह की क्या कहलाती है, मॉर्फीम कहलाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, वाक्य विन्यास देखेंगे। भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भाषा में रूल बना जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के लिए नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं, तथा जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से आदि। ठीक, इसी अनुसार क्या है, अर्थ विन्यास पढ़ेंगे। अर्थ विन्यास क्या होता है, वाक्य के विन्यास में जो वाक्य दिया जाता है उनका अर्थ सही होना क्या कहलाता है, अर्थ विन्यास कहलाता है। क्या कहलाते हैं, सही होना क्या कहलाता है, अर्थ विन्यास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मोहन के पास क्या है, मोहन पास है एक पुस्तक चाहिए। ठीक है, मोहन पास एक पुस्तक है। क्या है, मोहन के पास एक पुस्तक है। ठीक है, इसे गलत कर देना। उदाहरण क्या है, मोहन के पास एक पुस्तक है। ठीक है, ये सही अर्थ है।
इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थिंकिंग देखेंगे, चिंतन देखेंगे। चिंतन क्या होता है? किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही क्या होता है? विचार क्या होता है? चिंतन होता है। चिंतन का कारण समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता ही रहता है। ठीक है, अब थिंकिंग का प्रकार देखेंगे, जो चिंतन है चिंतन का प्रकार देखेंगे। सबसे पहले क्या है? औष्टिक थिंकिंग है। ठीक है, स्वालीन चिंतन है। इसमें क्या होता है? स्वयं में लीन रहना, जैसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो, वो क्या कहलाता है? स्वलीन चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, उसी अनुसार क्या है? यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। मतलब क्या है? रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। ठीक है, तो चिंतन वास्तविक से संबंधित होती है, उसे क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग देखें। 3 प्रकार की है। क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग है, वास्तविक थिंकिंग है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कन्वर्जेंट, मोस्ट आईएमपी अभिसारी चिंतन। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अभिसारी चिंतन से। अभिसारी चिंतन का क्या होता है? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या पर एक ही समाधान होता है। ठीक है, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद इंडेड होता है। क्या होता है? बंद अंत होता है, क्लोज इंडेड वाला होता है। ठीक है, इसी तरह क्या है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। समस्या को, कल्पना को शक्ति एवं क्रिएटिविटी का प्रयोग करके इसमें कई प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है? दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करने बोल दिए, तो क्या करोगे आप? दिल्ली में ये पाया जाता है, दिल्ली की विशेषता ये, ऐसे करके बताओगे। ठीक है, आदि इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान क्या कहलाता है? ओपन इंडेड वाला कहलाता है, मुक्त अंत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे। आलोचनात्मक थिंकिंग क्या है? गुण को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक सिद्धांत चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य प्रकार देखेंगे। चिंतन के सामान्य प्रकार 3 प्रकार मेन तो देख लिए, जिसमें क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जो जिसका आंसर कई प्रकार के हो। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर कई प्रकार से दे सके। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है? एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो, एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर हो, क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? उनको गुण, उनकी जो वस्तु होता है उनके गुण को देखते हुए क्या करते हैं? उनकी बात को स्वीकार करते हैं, उसे क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक, समझ आया? इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? चिंतन के सामान्य प्रकार देखेंगे। सामान्य प्रकार क्या है? सबसे पहला क्या है? कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, कॉन्क्रीट प्रत्याशात्मक चिंतन है। ये कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है? मूर्त होती है। ठीक है, जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में हम चिंतन करना क्या कहलाती? कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाती है। यह चिंतन निम्न स्तर का हो सकता है। ठीक, और सेकंड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन है, जो क्या होता है? अमूर्त होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त होता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में क्या करना है? विचार करना पड़ता है। जैसे कवि होता है ना, एक वैज्ञानिक होता है, वो क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले होते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होता है? जो दिखाई देने वाला, दिखाई देते हैं, करते हैं, वो होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यात्मक चिंतन कहलाते हैं, जो इस तरह करते हैं, जो दिखाई नहीं देता, इसके बारे में विचार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमेजिनरी थिंकिंग। इमेजिनरी थिंकिंग क्या होता है? अब पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, पूर्व अनुभव हुआ उनके अनुसार हम क्या किए? कल्पना किए, चिंतन किए, वो क्या होगा? कल्पनात्मक इमेजिनरी चिंतन होगा। ठीक है, उसी अनुसार क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है? किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। ठीक है, सर्वोत्तम स्तर होता है। इसके बाद हम देखेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक एवं रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है, वह टीचिंग होता है। निदानात्मक का अर्थ होता है कारण जानना। क्या होता है? कारण जानना, यानी इसमें क्या होता है? बच्चों की असफलता, कमियां, कठिनाइयों को पता लगाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसे उपचारात्मक दिए जाते हैं। ठीक है,
अब निदानात्मक जान लिए कि उनकी असफलता कमियों का कारण क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। इसमें कमियों का पता लगाने के बाद क्या करते हैं, उनका समाधान करते हैं और फिर करवाना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जो भी डाउट है, जो भी कमियां होती है उसे ठीक करते हैं, उसे क्या है, उपचारात्मक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, मैं कल बता चुका हूँ, टैग वर्ड बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बताऊंगा। सबसे पहला क्या है, निगेटिव वर्ड बताऊंगा और क्या है, पॉजिटिव वर्ड बताऊंगा। ठीक है, जो जितने भी आपका पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 20+ नंबर के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग पेडागोजी के आते हैं, तो ये आसानी से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, टैग वर्ड से। ठीक है, टैग वर्ड से। तो सबसे पहला क्या है, निगेटिव वर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे केवल, मात्रा, या ही, या क्या आ गया, ओनली आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये रोट लर्निंग क्या है, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। दंड, सजा, समस्या, बोझ एवं हतोत्साहित करना। ठीक है, डिमोटिवेट करना क्या है, पनिशमेंट देना क्या है, निगेटिव वर्ड है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, निगेटिव है। खाली स्लेट, कोरी पट्टी, ब्लैंक पेपर क्या है, निगेटिव है। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार का मात्रा, त्रुटियों को महत्व, निष्क्रिया, ये क्या है, सब निगेटिव पार्ट है। ठीक है, तथा रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, व्याख्या क्या है, व्याख्यान क्या है, व्याख्यान क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, जैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास करके, डूइंग बाय लर्निंग, हस्तपरक अनुभव, और क्या है, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन मिला, उसे क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविक दैनिक जीवन का जोड़ना, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण तथा समावेशी कक्षा, तथा शिक्षा दृश्य एवं श्रव्य सामग्री और संसाधन के रूप में उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के रूप में क्या होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद TLM पढ़ेंगे, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, कौन कौन सी यूज करेंगे इसे देखेंगे। सबसे पहला क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं रोचक आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों के माध्यम का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की बचत भी होती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री में का प्रकार देखेंगे, TLM का प्रकार देखते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है, इंद्रियों के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है, श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, इस प्रकार की सामग्री में बच्चे सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, सुनकर क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, श्रव्य सहायक सामग्री बोलेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, टेलीकॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ग्रामोफोन है, चलचित्र है, ये क्या है, सहायक से श्रव्य सहायक सामग्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे, उसी प्रकार क्या है, दृश्य सहायक सामग्री देखेंगे। दृश्य सहायक सामग्री क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री में से बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या करता है, देखकर ज्ञान अर्जित करता है, तो क्या बोलते हैं, इसे दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे श्याम पट है, बुलेटिन बोर्ड है, और क्या है, पुस्तक है, मानचित्र है, ग्लोब है, बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट है, पोस्टर है, और क्या है, संग्रहालय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। क्या है, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ क्या है, सुनकर और क्या है, देखकर ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री बोलते हैं। इसके उदाहरण है मोबाइल, टेलीविजन, क्या है, मोबाइल है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, PPT है, नाटक है। ठीक है, तो ये क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे सेकंड प्रकार देखेंगे, तकनीकी के आधार पर। तकनीकी के आधार पर क्या है, कठोर उपगम, हार्डवेयर अप्रोच है, क्या है, मृदु उपगम, इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद परिक्षेपण के आधार पर देखेंगे। परिक्षेपण के आधार पर क्या है, प्रोजेक्टिव मटेरियल। सबसे पहला क्या है, प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी सामग्री है, जिन चीज़ों का प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती
होती है वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, स्लाइड है, फिल्म है, स्ट्रिप है, और क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्ट आदि। ठीक है, इसके अनुसार। और सेकंड क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल है, जिन चीज़ों को प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, अप्रक्षेपी सामग्री होती है। इसमें जैसे क्या है, श्याम पट है, चार्ट है, पुस्तक है आदि। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकार देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार कितने हम टीएलएम का प्रकार देखेंगे। सबसे पहला है ग्राफिक्स चित्र दिखाकर। ठीक है, सेकंड क्या है, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, और क्या है, फ्लैनेल बोर्ड दिखाकर। ठीक है, तीसरा क्या है, त्रिआयामी सामग्री मॉडल दिखाकर क्या करते हैं, इसके अनुसार इनका प्रकार बताया है। उसके बाद क्या है, प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रक्रिया सामग्री, अभिनय एवं क्या है, क्षेत्र भ्रमण है। ठीक है, इनका प्रकार। इसके बाद क्या है, श्रवण सामग्री, रेडियो, टैप रिकॉर्डर एवं क्या है, लिंगोफोन है। ठीक है, आई होप आज सीडीपी के बहुत सारे हम टॉपिक किए हैं, वो सब चीज़ समझ आया होगा। जो आपको अभी सीजी टेट है, अभी सीजी टेट होने वाला है 18 सितंबर को, और सी टेट है। ठीक है, वो ये दोनों में काम देगा। ठीक, तो आगे अब टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेन बात क्या है, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। और मेन बात क्या है, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे से अच्छे क्लास मिलता रहे, जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, फ्री नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, कि इतना सारा मेहनत करके आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे अच्छा से अच्छा क्या है, मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है।